जिसको समझ में आए जैसी वो जुबान रखते हैं वैसी। जमाना जिनको प्यार से क्या कहता है, असदुद्दीन ओवैसी। इतना ठंडा रिस्पांस आपकी तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो अकेले अपने दम पर तूफान रखने का लाने का मादा रखते हैं, जिनको आप बड़ी शिद्दत से सुनना चाहते हैं ये भी मैं जानता हूं, लेकिन रिस्पांस मुझको थोड़ा सा ऐसा आप दीजिए कि उनसे बात करने में आनंद हो। एक बार जोरदार तालियां असदुद्दीन ओवैसी के लिए। असद साहब, आज ये है टॉपिक। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आप ईद गुजर जाने के बाद भी व्रत रखते हैं, ये हमें पता चला। अभी भी आपका व्रत चल रहा है शव्वाल के महीने में, और ईद के बाद 6 दिन शायद आपका व्रत रहता है। तो व्रत में और इतनी मसरूफियत में आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया। भाईजान का हिंदुस्तान, इसकी बात हो रही है, तो भाईजान का हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो कौन सा हिंदुस्तान, संविधान वाला या सियासत वाला? पहले तो यह है कि संविधान में भाईजान का लफ्ज़ तो लिखा हुआ नहीं है, ये आपकी इजाद है, आपने इन्वेंट किया है इसको, तो ये कहना गलत है। ज़ाहिर है हिंदुस्तान के जब हम सांसद बने हैं 5वीं मर्तबा, तो हर एमपी को भारत के संविधान पर ओथ लेना पड़ता, तो मैंने अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। तो संविधान के तहत ही तो देश चलेगा, किसी की मनमानी से तो नहीं चलना चाहिए जो आजकल चल रहा है। लेकिन हम परंपराओं से हटकर भी कई काम कर देते हैं। फिलिस्तीन की बात भी बोल आते हैं शपथ लेते हुए। हाँ, जब तक कोई रूल नहीं बना था, मेरे फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे के बाद स्पीकर साहब ने एक रूल बना दिया कि अब जिस किसी को भी ओथ लेना है तो उसको ये फॉर्मेट के तहत ओथ लेना पड़ेगा। मगर उस दिन आप ये नहीं देखे कि लोग दूसरे पार्टी के लोग किस तरह ओथ ले रहे थे, क्या क्या नारे लगा रहे थे, तो उसको सब भूल गए। और आप हम पे ज़्यादा नज़र करम आप लोगों की रहती है, तो बहुत अच्छा है। तो ये भाईजान का हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत, उनका विजन। भाईजान का हिंदुस्तान कैसा है उनकी निगाह में? कैसा हिंदुस्तान है, कैसा होना चाहिए? नहीं, हिंदुस्तान भारत जो है वो तो इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि इस देश का एक ही रिलीजन है। आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी है, हम तो उसके खिलाफ हैं। जो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो फ़र्क यही है हम में और जो आज सरकार में है, जो रूलिंग पार्टी है या जो भी है। तो आज वो लोग उसको नेशनलिज्म को आप हिंदू नेशनलिज्म बना दिए, नेशनलिज्म को आप नेशनलिज्म नहीं रख सके। तो हर चीज़ आप देख रहे हैं कि कोई जाकर ईद भी नहीं मना सकता दिल्ली के उत्तम नगर में। खून की होली खेली जाएंगी मुसलमानों से कहा गया, और दिल्ली में हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? एमएचए के पास है। तो ये फ़र्क है हम में और दूसरों में। नहीं, लेकिन उधर तो नाम में ही भारतीय जनता पार्टी है और आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। नहीं, मगर आप ये नहीं देखते कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसको इलेक्शन कमीशन के पास लिख कर देना पड़ता है कि वो भारत के संविधान पर उनको अटूट भरोसा है। आप ये भूल जाते कि शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, बीआरएस है, अकाली दल है, ऐसे कई पार्टियां हैं। मगर इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्मेट है वो ये है कि भारत के संविधान पे आपको अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। क्या आपका मतलब, जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो आपका झुकाव मुसलमानों की तरफ ज्यादा होता है? क्योंकि परसेप्शन यही है। नहीं, भारत में मुसलमान कोई मार्स से तो नहीं आए ना। नहीं, लेकिन नहीं नहीं, एक तरफ चांद पड़ला से क्यों झुका नहीं रहे? नहीं नहीं, सुनिए बराबरी सुनिए। का क्यों ना रहे? नहीं नहीं, चांद से तो नहीं आए, इसी जमीन के हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप और हम डीएनए कराते हैं। मेरा डीएनए आपसे ज्यादा निकलेगा भारत के लिए, बता रहा हूं आपको। आप भारत करा वाले जीन सीक्वेंसिंग भी देख लिया है क्या हाँ, आपने? देख ले, करा देंगे, जेनेटिक टेस्ट करा लेंगे। तो ये जो बोलना कि भारत ये, भारत का वैसा, और ये जो भारत तो सबका है ना।
आज जो लोग हमको भारत से मोहब्बत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सन 57 की जंग आज़ादी में कहीं पर नजर नहीं आए। आज जो हमसे पूछ रहे हैं वफादारी का सर्टिफिकेट, काला पानी की सज़ा में तो सबसे पहले अगर कोई काला पानी की सज़ा में गया तो हैदराबाद से मौलवी इस्माइल थे, सबसे पहला आदमी, वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो ये तो अब सत्ता में रहकर आप सबसे सर्टिफिकेट का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। नहीं, पूरी दुनिया में जब भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, एक ग्रोइंग पावर जिसका सब एहतराम कर रहे हैं, वैसे में आप कई बार भारत के अंदर लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? वो छवि जो भारत की दुनिया भर में बन रही है या जिसका जिक्र आप करते हैं वो? तो पहले आपका सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट का जवाब देता हूं। अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आके बोलता है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। कौन है भाई गोरी चमड़ी वाला जो भारत में आकर बोलता उठने नहीं देंगे? उसके बाप का भारत है जो यहां पर आकर बोलकर चला गया और हम लोग कुछ बोल नहीं सके उसके बारे में। हम भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमको 30 दिन का वेवर दे दो, हम ऑयल खरीदेंगे। ये भारत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ईरान में गड़बड़ हो गई तो आपने कह दिया कि ठीक है अब आप खरीद लो रशिया से ऑयल। कौन है भाई वो बोलने वाला हमको हम रशिया से ऑयल खरीद लें? आप बताइए कि कहाँ गया हमारी गीरत, हमारा हमियत, कहाँ गई सब चीज़ें? ये इस पर कोई ने कुछ नहीं बोलता। हम पाँच दिन के बाद ईरान पे हमला हुआ, 5 दिन के बाद हम लोग जाकर कंडोलेंस देते हैं। आज हम ईरान से बोल रहे हैं कि भाई हमारे 2 शिप 3 शिप छोड़ दो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, चाइना को तो डायरेक्ट उनके कश्ती निकल जा रही है, हमारी नहीं निकल रही है। शायद होगा एक 4-5 दिन के अंदर। ट्रंप हमको बोल दिया 2018 में ईरान से ऑयल मत लो। आपको मालूम यूको बैंक में 60,000 करोड़ हमने जमा करवाए थे। ईरान से हम ऑयल ले रहे थे और ईरान यहां से पैसों को लेकर नहीं जा रहा था, यहां से सामान खरीदकर भारत से लेकर जा रहा था। आज हम वो भी नहीं, हमने ट्रंप बोला गोरी चमड़ी वाला कि हम, ट्रंप ने कह दिया कि आप मत खरीदो रशिया से, हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया खरीद लो, हम खरीद लेंगे। नुकसान किसको हो रहा है? आज आप देख लीजिए, आज हम बासमती चावल हमारा पोर्ट में अटका हुआ है। फ्रूट जो जाते थे रमजान में गल्फ को, वो नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी कश्तियों को अफ्रीका से जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस उनका बढ़ गया है। तो फिर आप बताइए फिर कैसे होगा ये? और तो दूसरी बात, अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा, मेरे को एक बात बताइए, उत्तम नगर में क्या मुसलमानों को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? उत्तम नगर में आप घटनाओं का सामान्यीकरण नहीं करते? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, आपने बात की वहां पर कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए टीवी 9 पर कि उन्होंने हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना? और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती? अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात क्या होगा? मैं भी रोजा रहता हूं, क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो क्योंकि मेरी आस्था है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले दो चीजों को, नहीं सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है? नहीं, आपने 2 चीजें अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान है, उसको घर नहीं मिलता है। आप उठाकर देख लीजिए, यही तो सब हो रहा है ना। तो आप दुनिया भर अच्छा, में, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नमाज पढ़ सकते, क्या आप किसी और धर्म के लोगों को रोक सकते? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए,
भारत में उनकी स्थिति देखिए कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता। नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहाँ पे? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं लॉ आए। एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर कौन पकड़ लेते हैं कौन कौन कौन- जहां नहीं, पर आपको ये लगने लगता है, जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। एक वीडियो आपको वो नहीं, बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत अच्छा, क्या किया है? दूसरी उसमें तो बात, गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? नहीं, देश धार्मिक भावनाओं को नहीं, आहत करने वाला नहीं, कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर अरे ये दिए। तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। अरे गंगा जी, गंगा मेरे माँ मेरे हिंदुस्तान दोस्त, के लिए, भारत देखिए, के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है असद भाई? बताने की जरूरत नहीं है, मगर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ए- हड्डी ए- फेंकी भी एक- गई तो सही किया गया? सुनिए एक मिनट, इस क्यों शराब की दुकान आपने बंद नहीं की? क्योंकि शाम में 7 बजे आपको पीना है, वरना नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं तो कि जो मैं रोजेदार सवाल- हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप पानी पी सकते, पीजिए आप, सुन तो लीजिए। वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया? और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं क्या दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, पूरा सूरज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? ये इन दोनों घटनाओं की आप तुलना कर रहे हैं। आप असद भाई एक चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। मेरी माँ मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना? देखिए, जानबूझकर किया नहीं, देखिए आप रूल बनाइए, आप रूल बनाइए। और अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है, देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल देश के संविधान का, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं आपकी नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप? हमने क्या नहीं माना? कौन सा? हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना? आपने एहसान किया। एहसान नहीं, अब माना तो एहसान किया और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं,
और दूसरे हमसे छोटे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल यही नहीं, यही बिल्कुल यही नहीं। इसमें ज़हनियत के भावना सिर्फ मज़ाहिर आप इतनी कर रहे है, हैं। आपको बताने मैं की आपको आवश्यकता नहीं है देखिए कि संविधान गंगा इस देश के लिए क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या? उसमें ये कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ। उसमें हड्डी तो विसर्जित किए जाने की भी आलोचना सुनिए, नहीं, अगर लेकिन खाकर हड्डी अगर फेंक आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो, आपकी लॉजिक को मान लिया जाए उसी तकलीफ तो, के लिए और आपको ये तकलीफ नहीं हो भगीरथ रही है। प्रयास किए जा रहे हैं और आपको ये नहीं भी नहीं, मालूम होगा आपकी लॉजिक ये है कि नमामि आप गंगे और स्वच्छ सुनिए, गंगा के तहत आपकी बहुत लॉजिक सारे ये काम है भी कि किए गए। आपकी मां पर ये दोनों सूरज गिरता जाए, मैंने आपको तकलीफ नहीं, ना हो। बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में आप पैर लगा, मैं वही कह रहा हूं कि पैर वो का भी नहीं, गलत है। गंदगी गिर रही नहीं, है, ये दोनों गंदगी चीजों गिर, को आप आपको जो तकलीफ कंपेयर नहीं हो कर रही रहे है। हैं। अच्छा, मुबारक हो अब ये आपको। जरा देखिए, दो चीजें कही जा रही हैं कि वहां पर सीवरेज का गिरना ये भी आपके लिए तकलीफदेह होना चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफदेह होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन खाकर गंगा में हड्डी फेंके जाने का मसला क्या वैसा ही है जैसे सीवरेज का गिरना? आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं, कृपया हाथ खड़ा करें, कि एक जैसी घटना है ये एक जैसी घटना? देखिए यहां बैठे किसी आदमी को नहीं लग रही। नहीं, मैं देखिए, ये पूरे मान भी लें, ये गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हुआ है। हेमंत जी कह रहे हैं कि ये हाथ खड़े करने से तय नहीं होगा। ये तो हुआ ही इसीलिए। सुनिए, आप और ये दोनों लड़ रहे हैं, आप तय कर लीजिए पहले क्या है। वो आपके बॉस हैं, आप एक बात कर रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं, तो आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? भाई मेरा हाल फंस गए रजिया गुंडों में। गंगा जी, आप डिसाइड कर लीजिए पहले, आप दोनों क्या करना चाह रहे हैं। में अस्थियों का विसर्जन अलग बात है और खाकर, उनका कहने का तात्पर्य है कि खाकर फेंका जाना अलग है, विसर्जन अलग है। आपको बोल रहा हूं, कोई वीडियो दिखाओ, आप वीडियो दिखा दो, अब टीवी 9 पे वो बच्चों ने किया। तो आप ये कह रहे हैं कि मामला आस्था का नहीं, पॉलिटिकल है? सुनिए, देखिए, ये एक पूरे यूपी में या तो बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी, और फिर नमाज पढ़ने, प्राइवेट जगह है तो नहीं पढ़ सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना पड़ेगा। दिल्ली में, देश की राजधानी है, उत्तम नगर में बोला जाएगा खून की होली खेलेंगे तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये सब मिसालें क्या बता रही हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा, तो फिर आप एनआरकी की तरफ जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है, ये मसला ज्यादा पॉलिटिकल है, ज्यादा सियासी है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जिन घटनाओं का वो जिक्र करते हैं, उनका सामान्यीकरण वो क्यों करते हैं? जैसे कुछ एक उदाहरण वो दे रहे हैं, क्या उनका सामान्यीकरण हो रहा है? अब इसको और ज्यादा ना लेते हुए, यहां मुझको लगता है कि उनकी बातों से आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं, अभी मैं लूंगा, अभी आप बैठ जाइए प्लीज, कृपया शांति बनाए रखिए। ये एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि आप सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किसी सेशन की सार्थकता इसी में होती है कि लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज जो असद भाई के साथ ये सेशन हो रहा है, ये सिर्फ 15 मिनट का सेशन नहीं है, ये 15 मिनट से ज्यादा वाला सेशन है। तो तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए 15 मिनट सुन के उनके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है। वैसे लोग ये कहते हैं असद भाई कि आपसे अगर टाइम पूछा जाए ना, और 9:30 बजे हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9:30 बजे, आप कहेंगे 9:15, उसके बाद और 15 मिनट। मेरी घड़ी में तो आपकी घड़ी टाइम गलत है, मेरी घड़ी में कुछ और टाइम बता रहा है। अच्छा, ये जो 28 तारीख से पिछले महीने शुरू हुआ, इसमें किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया? 28 तारीख से क्या इजराइल, अमेरिका। 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अरे अब आप मेरे यहाँ सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने लगे। एंकर हैं आप, एंकर हैं। आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया। खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है भारत को, देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। तीसरा, हमने 11 साल में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना था, हमने नहीं बनाया। हमारा पूरा तेल आता है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, गैस आती है वहीं से। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? देखिए, प्रधानमंत्री आपके लिए, सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए।
अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। अगर ये आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए। ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं, आपको पसंद ना मैं हो तो तो आपसे जानना चाहता हूं कि आप आप ये दमदारी से कैसे कैसे कह सकते हैं कि उनको पता था? सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सुनिए, असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए। वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना सुन चाहता तो लीजिए ना। अरे आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, ये तो नहीं चलेगा ना। आपने जनवरी में आपने नोटिस दिया कि ईरान में जितने भारत के लोग हैं आ जाइए। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको मालूम था कि अमेरिका वहां पे हमला करेगा। अब हो क्या रहा है? हमला तो हो गया। 5 दिन लगे हमको कंडोलेंस देने के लिए। 7 दिन के बाद हमने वो 160 स्कूल के बच्चों के मरने पर बात की। हाँ, हमारी दावत पर ईरान की नेवी विशाखापट्टनम को आती है और हमारे तरफ से एक कंडेमनेशन तो छोड़िए, कंडोलेंस तक नहीं जाता। तीसरी बात, अगर हम यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई है तो यूएस ने भारत को बताया था कि सब तमाशे करने वाले हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारत को हो रहा है। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है। यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है ना, बताइए। दिल्ली, बॉम्बे के पोर्ट पर जाइए, महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमला इजराइल ने, नेतन्याहू ने किया ईरान के ऊपर, हम 5 दिन क्यों खामोश बैठे? हम 5 दिन इसलिए खामोश बैठे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 दिन में इनका सफाया हो जाएगा। नहीं हुआ उनका सफाया। वो लोग मरने को तैयार हैं, वो कर रहे हैं काम। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, सुनिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट में 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। असद सर, पेट्रोल का सुनिए, पेट्रोल का क्रूड ऑयल का कितना है? क्रूड ऑयल का आईईए बोलता है 90 डेज। प्रधानमंत्री का कल का स्टेटमेंट देख लीजिए, 5 दिन का है सिर्फ हमारे पास रिजर्व। तो ये जंग से नुकसान तो भारत को ज्यादा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है। अगर $1 बढ़ता है, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बताइए? अब आज क्रूड ऑयल की कीमत क्या है? तो मैंने आपसे ये जानना चाहा था भाई, देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों को गौर कर लेते और वो इजराइल को नहीं जाते। अच्छा, अब तक देश के प्रधानमंत्री अब मैं आपसे कुछ नहीं, आपकी मुझे सुन ये इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड का, सर आप बात कीजिएगा, पूरी बात कीजिएगा। देखिए, आप मुझे बुलाए हैं मेरे सुनने के लिए, आपकी बात तो सुनने नहीं आया हूं। आपकी बातों में ही कुछ जोड़ना चाह रहा हूं। मत जोड़िए मेरी इजराइल बात, ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि प्रधानमंत्री जब आए उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। एक बात बताऊं आपको झूठा साबित कर दूंगा मैं। TV9 के वो तमाम वीडियोस निकाल दूंगा मैं और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आप लोग चला रहे थे, युद्ध होने वाला है। आपको मालूम तो मोदी को नहीं मालूम। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बात ठीक चला रहे हैं। एक ये बात ठीक है कि संभावनाएं जिस तरह की तलखी बढ़ रही थी, ये संभावनाएं लग रही ठीक है, लेकिन युद्ध हो रहा है, ठीक नहीं है। आधिकारिक रूप से युद्ध हो रहा है। अगर ये होता तो हम लोग ये कह रहे होते कि आधिकारिक युद्ध हो रहा है, तय मानिए। अरे भाई साहब, TV9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हु जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। हम तो समझ रहे थे कि मोदी ने आपको ही बताया कि जंग होने वाली है। तो अब मैं आपसे, चलिए मुस्कुरा तो दिया आप। नहीं, मैं मुस्कुरा भी दिया और ये भी जानना चाह रहा हूं असद भाई कि आपने देखा ये जो जंग हुई, इसमें जंग चल रही है अभी। हाँ, और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठकर उसकी जंगबंदी की बात हो रही है। अब उस पर नहीं बोलेंगे आप। मुनीर से बात कर रहे हैं, विश्व गुरु हम हैं ना।
बताइए अब आप इस पे क्या बोलेंगे आप? ब्रिक्स के होस्ट हम हैं। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्वगुरु है? ब्रिक्स के होस्ट हम हैं, ब्रिक्स के होस्ट। ब्रिक्स का समिट यहां पर होने वाला है। हम पर भी एक जिम्मेदारी थी। ये बेहतरीन रोल था कि नरेंद्र मोदी की सरकार प्रोएक्टिव रोल अपनाती इस जंग को रोकने के लिए। अब हम कहां हो गए? हम तो इजराइल के खाने में बट के रह गए। अब एक सवाल मेरा आपसे ये कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम जिसका उदय अरब से, इस्लाम का जहां से उसका उदय हुआ, अरब की वो धरती, अरब के देश इस समय इजराइल की तरफ या अमेरिका की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के संदर्भ में आवाजें बुलंद करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस्लाम किसी की जागीर नहीं है। इस्लाम किसी अरब ममालिक की जागीर नहीं है। इस्लाम एक दीन है, वे ऑफ लाइफ है, फितरत है, दीन फितरत है। और सच्चाई यह है कि फ़लस्तीन के लिए मुसलमान इसलिए तड़पता है क्योंकि वो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे अहम इबादत गाह है, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। और हमारा मानना यह है कि हम लोग जब दुनिया में दोबारा उठाए जाएंगे मरने के बाद, हमारा जो हिसाब किताब होगा, हम जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरेंगे वही जगह रहेगी। वो जगह इसलिए भी हमारे लिए मुक़द्दस है क्योंकि वहां पर हमारे प्रॉफिट ने वहां से सफर किया आसमानों को और अल्लाह सुब्हाना व तआला से वहां पर गए, मुलाकात की। इसलिए है। अब वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात सुनिए, अजरबैजान को हमने गाली दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, राइटफुली गाली दी थी। अब हम अजरबैजान से कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा ले लीजिए और ला लीजिए हमारे पास। ये आपकी नीति है। बताइए इस पे क्या बोलेंगे आप? कल प्रधानमंत्री यहां पर थे जब हमारे सत्रों का उद्घाटन हो रहा था और उन्होंने ये कहा कि हम किसके साथ हैं, अगर दुनिया ये जानना चाहती है तो हम ये बता दें कि हम भारत के साथ हैं। भारत का हित जिसमें होगा हम वो करेंगे। नहीं है। तो अभी आप जब बाकी देशों की बात कर रहे हैं, आप नहीं, देश के भारत का हित जिसमें समझ में आ रहा है वो है। कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, भारत का अगर साथ देते आप तो आपका क्रूड ऑयल कहां 60% कहां से आ रहा है? 90% गैस कहां से आ रही है? आप लोग, हम लोग यहां बैठकर आराम से बातें कर रही हैं। जो ठेला, जो एक बंडी पर जो आदमी अपना काम कारोबार करता है, जो फैक्ट्री में उसको एलएनजी की जरूरत है, उसको नहीं मिल रही एलएनजी, उससे पूछिए जाकर आप। जो कमर्शियल सिलेंडर जिसको चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। कितना अभी खारिफ सीजन शुरू होने वाला है, कितना एमटी यूरिया की जरूरत है? 7 खाली, 19 की जरूरत है, हम वो भी नहीं दे पाएंगे। एमआरआई मशीन के लिए हीलियम की जरूरत है, वो भी नहीं दे पाएंगे। ये देश के हित में हो रहा है। आपने तो प्रीमियम पेट्रोल को बढ़ा दिया। जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, देश को तैयार रहना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी क्योंकि अब ये चुनाव है, चुनाव जीतना है। तो जैसा चुनाव होगा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मैं इसलिए भी आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने एक बात कही कि देखिए मुस्लिम देशों से ही तेल आ रहा है, उस तेल से परहेज नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक बात सुनिए, मैंने क्या कहा था कि मुंबई में एक पिक्चर को देखने के बाद आरएसएस के आइडियोलॉजी से मुतासिर ऑर्गेनाइजेशन ने थिएटर के अंदर लोगों से कसम दिलाई कि हम मुसलमानों का समाजी बायकॉट करेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि संविधान के खिलाफ है किसी का सोशल बायकॉट, ये क्राइम है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि मुसलमानों का बायकॉट आप करेंगे तो फिर तेल कहां से ले रहे हैं? क्या सऊदी अरब ने, कुवैत ने, यूएई ने, इन तमाम अरब ममालिक ने प्रधानमंत्री को बड़े से बड़ा अपना अवार्ड से नहीं नवाजा? क्या 1 करोड़ लोग भारत के इन अरब ममालिक में काम नहीं कर रहे हैं? $50 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज आता है भारत को, सब सेकंड हाईएस्ट। आप ये भी नहीं देख रहे हैं। आप ओवैसी से नफरत करो मगर उन लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप बताओ? ये बोल रहा हूं, संविधान के खिलाफ है पहले तो सोशल बायकॉट करना। उन पे अब तक केस नहीं बुक हुआ, उनके ऊपर किसी पर भी एक केस, लीगल केस बुक नहीं हुआ जो ओपनली कह रहे हैं कि मुसलमानों का बायकॉट करो। कहां जाएगा फिर? आप तो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेडिकलाइज कौन हो रहा है? किसको संविधान पे भरोसा है बताइए आप? आपने
इस दौरान क्या ये भी देखा कि शिया और सुन्नी डिवाइड भी बहुत उभर कर सामने आ गया इस जंग के दौरान? ने आपके दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। क्या अरमा लग रहे हैं आपको मेरे? आपके अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ था ना होगा ना कभी इस पे होगा। सच्चाई की जहां बात आएगी सब एक होकर बोलेंगे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिया सुन्नी का कुछ हो जाए, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अरब कंट्रीज के बीच में और ईरान अरे के बीच में अरे जो हो रहा है वो शिया सुन्नी डिवाइड की वजह भाई से साहब, नहीं? मेरे अब्बा नहीं है वो। आपके कोई रिश्तेदारी है तो उनसे पूछ लीजिए। नहीं, लेकिन आप तो रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं जब तेल वहां से आने की बात करते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री से अरे तेल भाई, आ रहा हाँ, देखिए वो देखिए ना इजराइल हम पे एहसान कर रहा है ना कोई कर रहा है। हम पैसे देकर ले रहे हैं। आपका हमारा पैसा जाकर हम तेल खरीद रहे हैं। तो वो कर रहे हैं तो मैं तो उनका नुमाइंदा नहीं हूं। आप उनसे पूछ लीजिए बुलाकर। है। दिल के अरमा वैसे असम में भी मुसलमानों के बहुत हैं, और बदरुद्दीन अजमल के भी अरमान हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आए, हाथ मिलाएं और साथ में चुनाव लड़ें। नहीं, जा रहे हैं आप असम? आपने कहा हेमंता बिस्व शर्मा का वो वीडियो आपने जिक्र किया जिसमें गोली मारते हुए दिख रहे थे। नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा ने तो गोली मारने का वीडियो बनाया। और किसको गोली लग रही है भाई? मुसलमान को। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, संविधान पर ओथ लिया और कह रहे हैं कि मियां मुसलमान को 2 रुपये कम दो। अरे ये अगर उसको 2 रुपये चाहिए हेमंत बिस्व शर्मा, तो मैं दे देता हूं 2 रुपये उसको। आप लोगों को क्यों बोल रहे हैं 2 रुपये कम दो? आप तो मुख्यमंत्री है ना। आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा कि पूरे मियां निकल के भाग जाएंगे। वो तो कहते हैं मैं घुसपैठियों की बात करता हूं। घुसपैठी, मियां मतलब घुसपैठी है। घुसपैठी का रिकॉर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ। 20 लाख लोगों के नाम उस एनआरसी में नहीं आए। कितने मुसलमानों के नाम हैं? 2 लाख, 2.5 लाख समझिए। 17.5 लाख तो नॉन मुस्लिम है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी में आसाम में। बताइए कौन कौन घुसपैठी है फिर? उन नॉन मुस्लिम्स को आप कह रहे हैं कि हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे CAA में, और जो मुसलमान है उनसे कह रहे हैं कि नहीं, तुमको डॉक्यूमेंट लाके दिखाना पड़ेगा। आप तो अच्छा, BSF आपके पास, होम मिनिस्टर आपका, मुख्यमंत्री आप हैं। घुसपैठी कहां से आ रहा है भाई? उड़ के आ रहा है क्या? अब घुसपैठी की आप बात कर रहे हैं। मिजोरम का CM कहता है असेंबली में खड़े होकर कि 2000 फॉरेनर्स मिजोरम आकर म्यांमार में चले गए। ये वैन डाइक किसकी औलाद है? अमेरिका का एजेंट है। ड्रोन ला रहा है भारत में। ड्रोन से हमला करने ट्रेनिंग दी जा रही है। असद भाई, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को बताया जा रहा है कि वक्त अब मेरे पास कम है, तो 2-3 चीजें जल्दी जल्दी आपसे जानना चाहता हाँ हूं। पूछिए, मैं तो बैठने हुमायूं तैयार हूं। कबीर के साथ आपका, हुमायूं कबीर के साथ वो कह रहे हैं मैं यहाँ बंगाल का ओवैसी हूं। अब क्या हर राज्य में अलग अलग तरीके के ओवैसी होंगे क्या? अरे बहुत अच्छा है, बुरी बात क्या है? ओवैसी होना बुरी बात है क्या? ऑनर की बात है, ये तो खुश होना चाहिए आपको। आपको मुझसे, और वो कह रहे हैं मेरे बगैर सरकार बनेगी नहीं, मैं जिसको समर्थन दूंगा वो सरकार। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली स्थिति में आई और समर्थन चाह तो? नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को हराने की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी को हराएंगे वहां पर। बीजेपी को हराएंगे, TMC को भी हराएंगे। अपने जो कैंडिडेट्स उनको कामयाब करेंगे, उसको करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी का जो मामला है, जो आप लोग नहीं बता रहे हैं, 5 लाख OBC सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए मई 24 में। उसमें ज्यादातर मुसलमानों के हैं। और फिर आप देख लीजिए, जो कैजुअल लेबर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सैलरीड सेक्शन में सबसे कम मुसलमान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो लिमिट है, पानी के नीचे, जमीन के जो पानी जो है, मालदा मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा आर्सेनिक वहां पर है। मैं देखा हूं वहां के महिलाओं के उंगलियां, आप देखें, निशान देखें, बीड़िया बना बना कर वो लोग परेशान है। तो कुछ हुआ नहीं। ये लोग सिर्फ ठेकेदारी करते हैं। आपके ये मुद्दे बड़े कंसर्न वाले हैं, और आप ऐसा करें कि कुछ ऐसे गठबंधन बनाएं, कुछ ऐसे गठजोड़ बनाएं कि आप आखिरकार सत्ता तक पहुंचे और लोगों के लिए काम कर पाएं। ये फिजिबल क्यों दिखाई नहीं? अभी आप यहाँ पर अखिलेश यादव आए हुए थे हमारे सत्ता मंच में, उनसे हमने पूछा कि अब आने वाले चुनावों में तो ओवैसी साहब आपके साथ होंगे, अगर वो आपके दरवाजे पर मान लीजिए गठबंधन की बात लेकर आते हैं तो आपका क्या इसमें रिएक्शन होगा? उन्होंने कहा PDA के लिए जो जो काम कर रहे हैं लोग वो सब साथ में होंगे। नहीं, लेकिन तो, ना हाँ कहा ना कहा। आप गवाह हैं। वो जब जा रहे थे यहां से, मुझे बोले मेरे खिलाफ मत बोलो, मेरे खिलाफ मत बोलो। वो बोल के गए मेरे खिलाफ मत बोलो। अब ये देखिए,
पीडीए की बात तो करते हैं, मगर पीडीए में मुसलमान नहीं है। पीडीए की बात बहुत करते हैं, कुछ है ही नहीं वहां पर मुसलमानों के लिए। वो तो अलग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अल्पसंख्यक है, वो तो ए मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं। कहा नहीं नहीं, वो तो और वो दूसरा हो जाता है, वो ये दूसरा हो जाता है। तो ये सब बातें हैं उनकी, जमीन पर कुछ है ही नहीं है उनके पास। ना तो कोई प्रोग्राम है, ना कोई आगे बढ़ने का प्रोग्राम है। इल्जाम लगाना, लगाएंगे हम पे इल्जाम। हम जाएंगे यूपी में, हम अलायंस करेंगे कई अच्छा, अब इसको पार्टियों के दूसरे साथ। तरीके से पूछता हूं, अगर मान लीजिए अखिलेश आपको ये न्योता देते हैं कि आओ हाथ मिलाएं और साथ में लड़ें, तो आप गले मिलेंगे? अरे भाई साहब, पहले तो बोले ना कुछ। वो बिहार में क्या हुआ देखा आपने? बिहार में कितना गाली दी हमको। लेकिन फिर भी आप तेजस्वी को कहीं समर्थन देते हुए दिखाई दिए, देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? किसकी वजह से एडी सिंह नहीं जीते? आप वो नहीं बोलते हैं? बोलिए एडी सिंह क्यों हार गए? किसकी वजह से हारे एडी सिंह? बोलिए। अरे रुक क्यों गए? जबान तो हिलाइए। कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। हाँ, कांग्रेस ने साथ नहीं अरे दिया। इतना जोर से बोलिए, इतना सुकून से क्यों, तकलीफ से बोल रहे हैं? हम क्या थे जब वहां पर? अब हमको क्या गाली देंगे आप? अब हम बंगाल जाएंगे, शुरू हो जाता फिर वो पुराना कैसेट। हम लोग हैदराबाद में इस तरह की जो बात होती है, उन कहते हैं ये खादर खां के खट्टे डायलॉग है, वही शुरू हो जाएंगे आप। तो ये चीज है। तो अब तो चुनाव आगे हैं, बंगाल सामने है, आपसे बातचीत होती रहेगी। आज जरूर, आपने जरूर। वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने देखा, जुबा में असर, दिल में तूफान रखते हैं, अकेले खड़े हों तो भी हजारों की शान रखते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे आज वक्त साझा करने के लिए। लेकिन अभी आप मंच पर रहिए क्योंकि आपका स्वागत बाकी है। और जी। सुमेरा, और मैं गुजारिश करूंगी विक्रम जी से, CEO टीवी9 ग्रुप, वो आकर आपको सम्मानित करेंगे। वैसे साहब